प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास बक्सर बिहार से। वाह, बहुत बढ़िया। और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले कुंडली दिखाना आवश्यक क्यों है? क्योंकि इससे आपका मार्गदर्शन होता है। कई बार होता है जब लोग ये कहते हैं कि पंडित जी मैं कुंडली इस वजह से नहीं दिखाता क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुंडली दिखाई पर कुछ भी हुआ नहीं। दरअसल समस्या यहीं से शुरू होती है कि आप कुंडली इसलिए दिखा रहे थे कि आपकी समस्या का अंत हो जाए, जबकि कुंडली इसलिए नहीं दिखाना चाहिए कि आपकी समस्या का अंत हो जाए। कुंडली इसलिए दिखाई जाती है कि आप अपनी समस्या को समझ सकें, और समझना ही समाधान होता है। समाधान नहीं होता, समझ लिया वही समाधान है। जो कोई भी व्यक्ति आपकी कुंडली देख करके ये कहता है कि आपकी समस्या का हल मैं ये बता दूंगा, तो आप समझ लीजिए कि कुछ न कुछ झोल जरूर है। क्योंकि बिना कुंडली का सम्यक रूप से अध्ययन किए आप चाहे कितना भी अध्ययन कर लीजिए, उस समस्या का कोई अंत नहीं है। हाँ, पर इतनी बात जरूर है कि आपकी मजबूती से आपका परिचय करा देती है आपकी कुंडली, जो कमजोरी है और जो मजबूती है। जैसे आपने अपने जीवन में ये कमजोरी महसूस की, तो उस कमजोरी का अंत आपकी मजबूती में छुपा है। बस कुंडली अध्ययन आपकी मजबूती से आपका परिचय करा देती है। अलग से कोई एनर्जी आप में नहीं डाली जाती है, आपके अंदर छुपी ऊर्जा को ही आपको बता दिया जाता है। देखो ऐसा है तो ये आपके पास ही है। समस्या का हल आप स्वयं ही हैं। कोई व्यक्ति आपकी समस्या का अंत नहीं बता सकता है, बस मिला सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। फाल्गुन माह में इनका जन्म हुआ है, और ऐसे लोग जो फाल्गुन माह में जन्मे होते हैं वो प्रेमी स्वभाव के होते हैं, उदार प्रवृत्ति वाले, बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और सबके लिए अच्छा सोचने वाला, चिंतन करने वाला, ऐसे बनाते हैं। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं सबका बल बढ़ता है। इस वजह से गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा और साथ ही साथ क्रूर ग्रहों में सूर्य आते हैं, वो भी उत्तरायण में बली हो जाते हैं। जबकि शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दिन मंगलवार को जन्म हुआ है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, और इस पापक ग्रह के चंद्रमा व्यक्ति को कई बार आर्थिक रूप से मरोड़ना चाहते हैं, कारोबार एक जैसा नहीं चलने देते, या व्यक्ति को अपना रोजगार देते हैं। जहां व्यक्ति का जो काम है वो कई बार एक जैसा नहीं रहता, पर यह बहुत सामान्य बात है। यहाँ मन और मन की स्थिति, चित्त, बुद्धि और विवेक कभी कभी शून्यता को भी प्राप्त करता है। मंगलवार को जन्मे हैं और मंगल इस कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी होकर उच्च के बैठे हैं, जो व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं। नवांश चक्र में वो मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं नीच के, जिनका नीच भंग या उच्च भंग यहाँ पे हो जा रहा है। और सामान्यतः दशमांशा चक्र में वो अपनी राशि में 12वें भाव में सुरक्षित है। इस वजह से मंगल लगभग आपकी कुंडली में बलवान माने जाएंगे। नवांश चक्र के लिए उनकी कमजोरी कई बार दाम्पत्य और विवाह में छोटे मोटे मतभेद भी दिखा सकती है। कृतिका नक्षत्र, ओम अग्नये नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए, और अगर हो सके तो कपास के पौधे की जड़ अपने गले में रविवार को धारण करना चाहिए। मैंने कहा ओम अग्नये नमः। वस्तुतः कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं वो अग्नि देवता है, इस वजह से ही उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ तो विषकुंभ योग, तैतिलकरण, वैश्यवर्ण और राक्षसगण में जातक का जन्म हुआ है। वैश्यवर्ण और राक्षसगण के कारण राजसिक और तामसिक तत्वों का प्रभाव बढ़ेगा। राजसिक और तामसिक प्रभावों में वृद्धि के कारण व्यक्ति के जीवन में कभी कभी उच्ची महत्वाकांक्षा और तमस तत्व की प्रधानता के कारण क्रोध की अग्नि में जलना, और चीज़ें जब मन मुताबिक नहीं होती हैं तो थोड़ा व्यक्ति को क्रोध भी आता है, पर मानवीय गुणों से युक्त है। जहाँ ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, प्रमाद है, कुंठा है, मनोवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति मूलक है, त्यागने का बल थोड़ा कम है, लेकिन हाँ सहजता से अपनी बात रखने का बल है, प्रेम करने का बल है, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखने का बल है, उदार हृदय है, मित्रों का प्रिय है, किसी को नुकसान नहीं करना चाहता, किसी को नुकसान हार्मफुल किसी के लिए भी नहीं है।
ये चीज़ें होती हैं। अब आइए, इनकी कुंडली में पंचांग तो मैंने इतनी बता दी, कुछ और भी चीज़ें समझा देता हूँ। चंद्रमा अव्यवस्थित शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा जो होंगे वो व्यक्ति को मनस्वी बनने में, धैर्यवान बनने में और अपने हितों की सुरक्षा करने में कई बार व्यक्ति को नुकसान होता है। यहाँ व्यक्ति सेंटिमेंटल अटैचमेंट के कारण कई बार आर्थिक रूप से दूसरों के द्वारा दुहित होता है या फिर परेशान होता है। जैसे आप लोगों को समझ ना पाए और अपना धन हानि करते रहें, लोग आपका धन खाते रहें, और इस कारण से कई बार यहाँ पे एक प्रवृत्ति कमज़ोर वाली बन जाती है। मतलब ये कुंडली को कमज़ोर कर देते हैं। दिन एक जैसा ना बीते, मन एक जैसा ना रहे, वो कभी बहुत सकारात्मक है, कभी बहुत नकारात्मक है। कभी लगेगा कि नहीं मैं सब कुछ कर दूंगा, कभी लगेगा मुझसे ऐसा तो निकम्मा कोई है नहीं। तो ये जो मन बदल रहा है बार बार, ये चंद्रमा के कारण बदल रहा है। क्लियर है? अब आइए, लग्न का मान 27 अंश, इस वजह से आयु में कष्ट होगा, रोग है। हमें अपने निर्णयों को और भी ज़्यादा तराशने की आवश्यकता है और जितना ज़्यादा हो सके हम उस पर काम करने की कोशिश भी करेंगे। जितना ज़्यादा हो सकता है हम अपने आप को और भी ज़्यादा गंभीर विचारधारा का बनाएंगे, बेहतर मानसिकता के साथ सबके सामने प्रस्तुत होंगे। लग्न को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए दिनचर्या पे फोकस करें, डेली रूटीन फॉलो करें, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे लोगों से मैत्री करें, और ये सारी चीज़ें जीवन में शामिल करनी होंगी। लग्न में गुरु बैठे हैं 14 अंश के वक्री होकर के, इस कारण से उनका कुछ प्रभाव 12वें भाव की तरफ शिफ्ट करेगा और इसके कारण कई बार व्यक्ति को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, अंक थोड़ा कम मिलता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पे ये भी बात कह सकते हैं कि कई बार व्यक्ति का जो धर्म है, भाग्य है, आध्यात्मिक चिंतन है, बड़ों का आशीर्वाद है, भाग्य का सहयोग है, ये सब थोड़ा थोड़ा खिसका हुआ सा या कमज़ोर या डेविएशन के साथ मिलता है। द्वितीय भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बुध बनते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, ये धन हानि का संकेत देते हैं। नीच राशि में बैठे हैं बुध, मीन राशि में 14 अंश के बैठे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं। इस कारण से कई बार सामान्यतः छोटे छोटे मतभेद पैतृक संपत्ति को लेकर, कई बार कुटुंबजनों से छोटे छोटे मतभेद, इसके साथ साथ कई बार ऐसी स्थिति दिखा देते हैं कि जातक किसी भी तरीके से बहुत सारी चिंताओं में ग्रसित रहता है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो धन भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जाना बहुत सारे विपक्ष के लोगों को भी सामने प्रस्तुत कर देता है। कई बार ऐसी भी चीज़ें होंगी जहां आप कुछ काम ये करना चाहें पर कुछ हो जाए, और करना ये चाहते हैं हो कुछ और रहा है। तो मतलब जो मानसिक रूप से व्यक्ति के अंदर मतभेद बनता है वो कहीं ना कहीं द्वितीय के अष्टम भाव में जाने के कारण बनता है। द्वितीय भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाने का कई बार अपनी बुद्ध की दशा में बुद्ध देव धन हानि का शिकार कराएंगे, गलत निर्णय करवाएंगे, चपलता करवा देंगे, कंसंट्रेशन लूज करेंगे, स्वास्थ्य को कमज़ोर करेंगे, वात पित्त कफ अनियंत्रित होता है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं अगर आप सिंह लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा करें तो तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो सप्तम भाव में उच्चाभिलाषी होकर बैठे हैं अपने सूर्य के साथ, और अस्त नहीं है, अंशात्मक दूरी काफ़ी ज़्यादा है। शुक्र 1 अंश के बैठे हैं सूर्य के साथ, सूर्य 26 अंश पे बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे तुला राशि बनी है, तृतीय भाव में चर प्रकृति की राशि बनी है। तो पराक्रम जो है वो लगातार व्यक्ति करना चाहता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए तीसरे और दशम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जहां दशम स्थान में उच्च के चंद्रमा विराजमान है, जो आपको स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला बनाएंगे। साथ ही साथ जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव अपने भाव से 5 घर आगे बैठे हैं। लग्नेश और पराक्रमेश का संबंध जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। इस वजह से मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है कि किसी भी तरीके से व्यक्ति सुखी हो जाएगा। लेकिन पराक्रमी होने का वरदान जो मिल रहा है वो शुक्रदेव ही दे रहे हैं, क्योंकि कारण ये भी है क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है और सूर्य का भी प्रभाव है। तो व्यक्ति जो भी पराक्रम करेगा, जो भी मेहनत कर रहा है, उसमें एक नैतिकता का जो है वो क्या बोलते हैं कि प्रभाव भी रहेगा। वो नैतिकीय तत्वों से युक्त होता हुआ मेहनत करेगा, मतलब वो अपने पराक्रम पर विश्वास करने वाला होगा और यथेष्ट मेहनत करने वाला होगा। चौथे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो चतुर्थ स्थान में स्थिर राशि का निर्माण हुआ है और मंगल जन्म कुंडली में उच्च के हैं। ये पैतृक संपत्ति की वृद्धि के संकेत देते हैं, सरकार से लाभ के संकेत देते हैं, साहस, बल, पराक्रम, धैर्य, अच्छा निर्णय, ऊंचे लोगों से संबंध, मित्रों से फायदा, भवन भूमि वाहन आदि का सुख। इतना ही नहीं, माता को थोड़ा रुग्ण बना देना। और कई बार तो ऐसी भी चीजें दिख जाती हैं कि जब जन्म कुंडली के
चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में जाते हैं तो व्यक्ति अपने बल पर मेहनत करके अपने समस्त सुखों का भोगता होगा। यहाँ पे एक बात और भी समझनी होगी कि शनि और मंगल का जैसे दो पापग्रह जन्म कुंडली के छठे भाव में एक साथ बैठे हैं, तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव पे पापग्रह का बैठना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है और यहाँ पे वो जातक में दम भरने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो युति हुई है तो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि, तो ये दोनों पापक ग्रह होते हैं और दोनों एक साथ बैठे हैं और दोनों केंद्र के स्वामी होते हैं, पर दोनों ही केंद्र में नहीं बैठे हैं। इस वजह से पापक ग्रह हुए। तो केंद्र के स्वामी होते तो तटस्थ हो जाते, केंद्र में बैठते तो, पर तटस्थ नहीं होकर के वो व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके का तिकड़म, एक अलग तरीके की डिप्लोमेसी और एक अलग तरीके की जो संचार की प्रवृत्ति होती है, कैसे कम्युनिकेट करना है, अपनी बात कैसे रखनी है, साहस कहाँ दिखाना है, निर्णय कितनी मजबूती से लेने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को पारंगत और मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ पे शनि और मंगल की जो युति हुई वो बहुत अच्छी है और वो 100% जन्म कुंडली को लाभ प्रदान करने वाली है। पर सामान्यतया अगर आप बात करेंगे तो यहाँ जो युति हुई है सूर्य और शुक्र वाली वो ज़्यादा मजबूत बनी है अगर तुलना करते हैं शनि और मंगल। ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों, हालांकि यही बता देता हूँ। तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली में जितनी भी युति होती है वो स्थिर राशि में अगर युति हुई है तो उसे प्रामाणिक रूप से अच्छी युति मानी जाती है। साथ ही साथ अगर द्विस्वाभाविक राशि में युति हुई है तो और भी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। स्थिर राशि से ज्यादा युति का जो फल होता है वो द्विस्वाभाविक राशि में मिलता है और सबसे कम जो युति का फल होता है वो चर प्रकृति की राशि में मिलता है, यानी कि यहाँ पे ये चर प्रकृति की राशि बनी है यहाँ पे शनि और मंगल। पर फिर भी ये जातक को एक अच्छा खासा बेहतरीन बुद्धि का और अच्छी मानसिकता वाला व्यक्ति बना देंगे। मतलब यहाँ पे शनि और मंगल का बैठना जातक के लिए लाभदायक होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कुंडली के मंगल देव के बारे में मैंने इतनी बात बताई। मंगल यहाँ आपको बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ परिणाम करने वाले बनेंगे, जबकि पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। मूल त्रिकोण राशि बनी है, राहु वहाँ बैठे हैं और बहुत अच्छी स्थिति इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि राहु भी लाभ देने वाले ही बन रहा है। कारण है क्योंकि राहु केंद्र या त्रिकोण में अगर बैठे हों और भाव के स्वामी से दृष्ट हों तो बहुत उत्तम बात हो जाती है। केंद्र त्रिकोण गोराहुर स्थितः शतोशतः शुभाचांतरदशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदानृणाम। राज्य और कीर्ति देने वाले हो जाते हैं जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण के राहु। विशेषतया अगर राहु राजयोग कारक ग्रह की राशि में बैठे हों या उनसे दृष्ट हों या भाव के स्वामी से दृष्ट हों तो बहुत ही उत्तम बात होती है। धनु राशि यहाँ पे बैठे हैं, वो धनु राशि में मूल नक्षत्र होगा और केतु बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में। राहु और केतु परस्पर आपस में नक्षत्र का परिवर्तन करके एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ करके एक बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण जातक की कुंडली में कर रहे हैं। राहु 12 अंश के बैठे हैं। नवांश चक्र में राहु जन्म कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। शनि और मंगल जन्म कुंडली के सप्तम और छठवें भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम और षष्ठम भाव के स्वामी होकर के शनिदेव मंगल के साथ बैठे हैं। दो पापग्रह का यहाँ बैठना बहुत सर्वोत्तम परिणाम देगा और बहुत लाभ देगा। शनि यहाँ 20 अंश के जबकि 22 अंश के मंगल देव बैठे हैं। इसके बाद शुक्र बैठे हैं जन्म कुंडली के केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में तटस्थ हो जाएंगे। सूर्य जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि शुक्र पे, गुरु की दृष्टि सूर्य पे। चंद्रमा लग्न से केंद्र में, लग्न से केंद्र में गुरु, लग्न से केंद्र में शुक्र, लग्न से केंद्र में लग्नेश, चंद्रमा से केंद्र में शुक्र। ये तमाम प्रकार के महान एक नहीं कई सारे सैकड़ों राजयोगों का निर्धारण करेंगे। लग्नेश का लग्न को देखना, लग्न में पंचमेश का बैठना व्यक्ति को नीतिमान, गंभीर, ज्ञानवान, सुखी, धर्मात्मा और अच्छे मनोवृत्ति का दार्शनिक चिंतन करने वाला बेहतरीन इंसान बनाएंगे। जबकि गुरु की दृष्टि शुक्र पे जो कि दशम स्थान के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी का संबंध बन रहा है, ये व्यक्ति के जीवन में आने से माता पिता, कुल खानदान के भी क्षेत्र को और उनके प्रभावों की वृद्धि करने वाली कुंडली हो जाती है। जब कभी भी जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के पंचम स्थान के स्वामी से हो जाता है तो व्यक्ति नैसर्गिक रूप से सुखी स्वतः बन जाता है और उसके पास उसके जीवन का संघर्ष बिल्कुल भी बड़ा नहीं होता। चंद्रमा चूंकि कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यक्ति दवाओं का काम कर सकता है, कीटनाशक का कर सकता है, बर्मी कंपोस्ट का कर सकता है, खादान का काम कर सकता है, खनिज पदार्थों का कर सकता है, पेट्रोलियम का कर सकता है और इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना करके अपने
माल को बाजार में बनाना और बेचना और अपना नाम कमाना, ये सब बन जाएगा। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में शुक्र और सूर्य बैठे हैं। लग्न से केंद्र में गुरु, चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है। उच्च के चंद्रमा दशम स्थान में। ये बात 1,00,000% डंके की चोट से कहता हूं कि व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय जब तक नहीं करेगा तब तक वो सफल नहीं होगा। वो चाहे लाख नौकरियां करते रहे, उसे नौकरी में बदलाव करना पड़ेगा और अंततोगत्वा सब खो खा करके उसे नौकरी ही करनी, नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय ही करना पड़ेगा। दशम स्थान के स्वतंत्र चंद्रमा व्यक्ति को राजनयिक बनाते हैं। राजनीति में दिलचस्पी होती है, वो सामाजिक होता है, चिंतन करने वाला होता है, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता और तेजस्वी होता है। इतना ही नहीं, महान विशेषज्ञ भी होता है। सभी विषयों की गहरी जानकारी रखने वाला, अनुभवी और बहुत विलक्षण व्यक्तित्व का धनी माना जाता है। तो यहाँ पे शुक्र और सूर्य के बारे में, हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत पत्नी का जो है स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है, पेट की रोगी पत्नी मिल जाती हैं। ये सप्तम भाव में सूर्य शुक्र का एक नेगेटिव अप्रोच रहेगा। अष्टम स्थान में बुध बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। शुक्र बैठे हैं धनिष्ठा में, जो व्यक्ति को फैशन और ट्रेंड की समझ देंगे। सूर्य बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद में, जो व्यक्ति को चिंतन करने वाला, दार्शनिक और नैतिकीय तत्वों से बहुत ही जिम्मेदार, बहुत बेहतरीन बनाएंगे। मतलब यहाँ पे व्यक्ति की जो मोरालिटी है वो बहुत ही उत्कृष्ट रहेगी। बुध अष्टम भाव में बैठे हैं 14 अंश के, मैंने बता दिया। नवम भाव के अधिपति स्वग्रही या उच्च के हैं, इस वजह से भाग्य बढ़िया रहेगा और व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित है। दशम स्थान में उच्च के चंद्रमा 6 अंश पे बैठे हैं, ये बहुत उत्तम बात होगी, जहां व्यक्ति का कारोबार नित्य नए ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला भी होगा। एकादशवें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना धनेश होकर के ये बुध की दशा में थोड़ी बहुत चिंताएं देने वाले भी होंगे, जबकि 12वें भाव के स्वामी का दशम स्थान में उच्च का होना ये कई तरीके से लाभ के अवसर देने वाला भी होता है और व्यक्ति को ऋण से मुक्त भी करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो व्यक्तित्व तो ठीक है, वाणी पे थोड़ा बहुत काम करना होगा, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा करनी होगी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि मुझे पिता की संपत्ति मिलेगी। आप खुद से जनरेट करें तो ठीक रहेगा। मेहनत आप और बढ़ा सकते हैं, उसे और मेंटेन करें। और इस कुंडली की संपत्ति बहुत अच्छी है, व्यक्ति अपने पीछे संपत्ति छोड़ेगा, संपदा छोड़ेगा। पढ़ाई में थोड़े बहुत मतभेद जरूर दिखाई दिए हैं, अंक थोड़े कम मिले हैं। नौकरी और व्यापार दोनों ही किए जा सकते हैं, पर स्वतंत्र व्यवसाय के योग ज़्यादा बने हैं। साहस, बल, दुश्मनों को समझने की शक्ति, रणनीति तैयार करना, डिप्लोमेसी, ये सब इस कुंडली की ऊंचे दर्जे की है। बाजार के हिसाब से बाजार की ज़रूरतों को समझना और उसके हिसाब से चीज़ों को बनाना, अपना प्रोडक्ट बनाना, ये इस कुंडली को 100% आगे लेके जाएगा। रिसर्च कुंडली का बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में वात पित्त कफ थोड़ा बहुत गड़बड़ है, मतलब हमें इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ प्रोस्टेट वगैरह ना बढ़े, शुगर बीपी की समस्या ना हो, कफ से संबंधित समस्या ना हो, जल्दबाजीपन में निर्णय लेने की समस्या ना हो, ये सभी चीज़ें इस कुंडली को कमज़ोर करेंगी। भाग्य का बल बढ़ाने के लिए बजरंगबली की नित्य पूजा करें, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, शिव जी पे अक्षत अर्पित करें और साथ ही साथ अगर हो सके तो साष्टांग प्रणाम भी करें। दशम स्थान के प्रभाव के आधार पर सामाजिक सद्भाव, सामाजिक उत्कृष्टता, सामाजिक परिस्थिति बहुत ही जातक के पक्ष में रहेंगी। एकादशवें भाव की स्थिति के आधार पर व्यक्ति हर वो चीज प्राप्त कर लेगा, हर वो विषय और वस्तु प्राप्त कर लेगा जिसके लिए वो अपना दम लगा रहा है, जबकि ये कुंडली कभी भी ऋण में नहीं मरेगी। जिम्मेदारियों का 100% निर्वहन करना इस कुंडली के पास है। एक एक ग्रह को समझते हैं। सबसे पहले तो गुरु से शुरू करते हैं। गुरु सिंह राशि में यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी सिंह राशि में और यहाँ पे अपनी राशि में। तो गुरु की दशा व्यक्ति को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, धान्य, सुख, सौख्य, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, लग्जरी और व्यक्तित्व का गंभीर बनाना हो जाएगा। उसके बाद राहु धनु राशि में, यहाँ राहु बैठे हैं कर्क राशि में। इस वजह से राहु अपनी दशा काल में छोटे मोटे बीमारियों से व्यक्ति को परेशान करेंगे, कभी कभी कंफ्यूज करेंगे। हो सकता है कि संतान, मति, बुद्धि, विवेक से व्यक्ति को कभी कभी भ्रम हो। शनि मकर राशि में बैठे हैं, यहाँ पे शनिदेव जो बैठ रहे हैं वो कर्क राशि में जा रहे हैं। अपनी दशा काल में व्यापार में बल देंगे। मंगल उच्च के बैठे हैं, यहाँ नीच के हो जा रहे हैं, लेकिन नवमांसा चक्र में वो मंगल दशमांसा चक्र में स्वग्रही हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, बाजार को समझना बहुत अच्छा है, डिप्लोमेसी बहुत अच्छी रहेगी और साहस भी बहुत अच्छा है। शुक्रदेव कुंभ राशि में यहाँ स्वग्रही, स्वनवांश या मतलब स्वनवांश यानी कि अपने नवांश में गए हैं। इस वजह से शुक्र की दशा इस कुंडली के कारोबार को एक अच्छी गति देगी।
सूर्यदेव कुंभ राशि में बैठे हैं, यहाँ पे सूर्यदेव वृष राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से सूर्य की दशा में धन मान पद प्रतिष्ठा और बहुत सारी स्थिर संपत्ति की प्राप्ति सूर्यदेव करा सकते हैं। बुधदेव मीन राशि में, यहाँ वृश्चिक राशि में बैठे हैं। बुध की दशा में भी संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, ये सब चीज़ें बुध की दशा में और यश प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है। जबकि चंद्रमा वृष राशि में बैठे हैं, यहाँ पे चंद्रमा बैठ रहे हैं कुंभ राशि में। अपनी दशा काल में चंद्रमा यात्रा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे और व्यक्ति के व्यापार को गति देंगे। केतु जन्म कुंडली में मिथुन राशि में, यहाँ पे बैठे हैं मकर राशि में। इस दशा काल में स्वतः व्यक्ति को भ्रमात्मक बीमारियां, ना समझ में आने वाली चिंताएं और कई बार बेवजह की चिंताओं से व्यक्ति को ग्रसित रखेंगे। चंद्रमा से द्वितीय भाव में केतु का बनना, विचारों में स्वतंत्रता नहीं रहेगी। व्यक्ति विचारों में उलमुल करता रहेगा, कंफ्यूज होता रहेगा। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान के गुरु व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली और सुखी संपन्न बनाएंगे। चंद्रमा से 8वें घर के राहु व्यक्ति को रुग्ण मानसिकता का बनाएंगे अपनी दशा काल में। चंद्रमा से नवम घर के शनिदेव व्यक्ति के जीवन में लंबे और बहुत जो लंबा चौड़ा पद होता है, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनके सामने कभी कभी व्यक्ति का सामना होता है। चंद्रमा से नवम स्थान के मंगलदेव व्यक्ति को यश मान पद प्रतिष्ठा, धन धान्य, सुख सौख्य, पिता से मतभेद कभी कभी देने वाले होते हैं। चंद्रमा से दशम स्थान के शुक्रदेव व्यक्ति को सुखी दाम्पत्य देते हैं। जबकि चंद्रमा से दशम स्थान के सूर्यदेव व्यक्ति अपने मन, बुद्धि, चित्त, विद्या और अपने धन का 100% कभी कभी सही इस्तेमाल करने से चूक जाता है। चंद्रमा से एकादशवें घर के बुधदेव निर्णय लेने में सामर्थ्यवान बनाते हैं और व्यक्ति को गंभीर मानसिकता का बेहतरीन आदमी बनाते हैं। दशमांशा चक्र में वृष राशि की कुंडली में शुक्रदेव का दशम स्थान में बैठना कुंडली के नेचर को मजबूत देता है कारोबार के लिए। जबकि बुध, चंद्रमा और शनि जैसे 3 ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, जहां बुध देख रहे हैं, चंद्रमा भी देख रहे हैं, जन्म कुंडली के पराक्रमेश शनि दशमेश होकर के देख रहे हैं, तो व्यक्ति के कारोबार में लाभ है। यहाँ दशम भाव के स्वामी की दृष्टि पंचम भाव पे, दशम स्थान के स्वामी की दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे तो नहीं है, पर सामान्यतः वो पंचमेश की दूसरी राशि मंगल में जरूर बैठे। यहाँ पे जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी शुक्रदेव के ऊपर पंचम भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये जातक की कुंडली को यशवान और प्रतिष्ठावान बना रही है। अब आइए नक्षत्र की बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्य के नक्षत्र के बारे में। सूर्य बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और गुरु बैठे हैं लग्न में। गुरु और सूर्य का आमने सामने होना व्यक्ति को बहुत ही अच्छी मानसिकता का बनाएंगे और यहाँ जातक के नैतिकीय तत्वों को जिम्मेदार बनाएंगे या बेहतर बनाएंगे। आप इसकी प्रशंसा कई बार कर सकते हैं। चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में छोटे मोटे घाव, फोड़ा फुंसी, ताप संताप की बीमारी देते हैं। मंगल देव जन्म कुंडली में श्रवण नक्षत्र में व्यक्ति को इमोशनल बनाएंगे या व्यक्ति को समझदार भी बनाएंगे। बुधदेव जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति को तकनीक की समझ देंगे। देवगुरु बृहस्पति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति को अनुभवी बनाएंगे। शुक्रदेव धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति को तिकड़मी और डिप्लोमेसी सिखाएंगे। शनिदेव जन्म कुंडली में श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से जातक अपने विषयों को बहुत अच्छी तरीके से, गंभीरता से समझाने में सफल होगा। राहुदेव जन्म कुंडली में मूल नक्षत्र में व्यक्ति को धार्मिक और मंत्र जापक बनाएंगे, जबकि केतुदेव आर्द्रा नक्षत्र में बैठकर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को बल देंगे। पंचम स्थान में बैठे राहु व्यक्ति को निश्चित रूप से तंत्र मंत्र, जादू टोना, व्यापार, आडंबर और आधुनिक पद्धति को समझने वाला बनाएंगे। वहाँ से भी व्यक्ति एनर्जी निकाल लेता है, जो चीज़ें छुप्त पड़ी हैं, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, मतलब राख से भी अग्नि प्रकट कर दे, ऐसी स्थिति। लग्न के अधिपति का सप्तम भाव में बैठना व्यक्ति को व्यापारिक नेचर का बनाएगा। जबकि जन्म कुंडली के आत्मकारक ग्रह सूर्य नवांश चक्र में भाग्य भाव में बैठे हैं, उनकी राशि, और वहीं गुरु बैठे हैं, तो इस कुंडली के गुरुदेव बलवान होंगे। तो इस कुंडली का लग्नेश वर्गोत्तम हो जाने के कारण कुंडली को एक अच्छा सा प्रभाव देंगे। उसके बाद जन्म कुंडली में अगर गुरु की बात करते हैं तो नवांश चक्र में लग्न कुंडली के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं और लग्न को देख रहे हैं, ये एक अच्छी बात होगी। यहाँ सूर्य का बैठना और शुक्र का स्वग्रही होना, चंद्रमा का तीसरे भाव में गुरु से दृष्ट होना दाम्पत्य को एक अच्छा नेचर देगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति, पर केंद्र खाली है, इस वजह से कुंडली को बहुत समझदारी से बिताना होगा। बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना हो। ये कुंडली बहुत ही ज़्यादा संपत्ति अर्जित करने वाली कुंडली बनेगी। क्लियर है?
अंक इस कुंडली के लिए 3 और 6 अच्छे रहेंगे। राशियां धनु और मेष की अच्छी रहेंगी। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब उत्तिशा की तरफ। इसके बाद इस कुंडली का विवाह वृष राशि वृष लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न और मकर राशि मकर लग्न की जातिकाओं से हो। विवाह पूरब दिशा में हो और नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में दान करें। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण और साथ ही साथ आपकी कुंडली में अनुराधा और पुनर्वसु ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। रंग गेरुआ, पीला, नारंगी और लाल बहुत अच्छा रहेगा। नीला या भद्दा रंग इस्तेमाल ना करें। घर जिसमें आप प्रवेश करें या जिसमें आप रह सकते हैं वो रहेगा उत्तर दिशा का मकान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मारक ग्रह इस कुंडली में चलेंगे, बुध मारक होंगे, बुध में शनि मारक होंगे और उसके बाद गुरु में बुध, गुरु में राहु, गुरु में शनि, ये कुंडली के कमजोर करने वाली दशाएं रहेंगी। उसके बाद कुंडली को कमजोर करने वाली दशा रहेगी। उसके बाद गुरु के बाद शुक्र के, गुरु के बाद अगर शनि की बात करते हैं तो शनि देव और शनि में सूर्य, शनि में राहु, शनि में केतु, ये सब दशाएं जो होंगी वो कष्ट देने वाली होंगी। उसके बाद बुध आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, जहां कई बार व्यक्ति को अष्टम भाव में छठे भाव बलवान है, अष्टम भाव कमजोर हो रहा है, परंतु फिर भी इतनी बात है कि अष्टम भाव में बैठे बुध का नीच भंग शुक्रदेव कर रहे हैं, तो व्यक्ति अब घर से दूर और घर से निकट नहीं, यात्रा के दौरान या फिर हॉस्पिटल जाने के वक्त मृत्यु का शिकार होता है और सामान्यतया एक सुखद मृत्यु को भी लगभग प्राप्त करता है। बहुत तड़फ करके व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। सूर्य और चंद्रमा के आधार पर अगर मैं बाकी या फिर अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर बात कर दूं तो हमें सावधान रहना है बुध की दशा में स्वास्थ्य को लेकर, और शनि और मंगल की दशा में स्वास्थ्य को लेकर सावधान होना होगा। भवन भूमि वाहन आदि के लिए ये कुंडली शुक्र, शनि और मंगल की दशा के साथ गुरु की दशा में लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। माता और पिता में से पिता के पास भी आयु अच्छी है, माता के पास भी आयु अच्छी है, जबकि संतान का सुख इस कुंडली में 100% बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। और इतनी सारी चीज़ें। भाग्यशाली आप अगर बात करते हैं तो कुंडली में भाग्य का संघर्ष थोड़ा बहुत होगा। बजरंगबली की पूजा इस कुंडली में बहुत आवश्यक होगी। उसके बाद चंद्रमा, सूर्य और बुध की दशा धनदायक होगी। इसके अतिरिक्त शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु और गुरु की दशा मेहनत कराकर धन देने वाली होगी। ग्रह के बल के आधार पर अगर बात करते हैं तो सूर्य को बल देना होगा नियमित दिनचर्या का पालन करके, अर्घ देकर। रविवार को मांसाहार और नमक का सेवन बिल्कुल बंद करें। चंद्रमा को बल देना होगा, सूर्य को अर्घ दें, नियमित दिनचर्या का पालन करें। सूर्य और चंद्रमा के लिए एक ही उपाय रहेगा। साथ ही साथ अगर हो सके तो गंगा जल का सेवन करें। मंगल आपकी कुंडली में 50% का परिणाम कर रहे हैं, बजरंगबली की पूजा। बुध और गुरु 100% परिणाम कर रहे हैं। अगर हो सके तो वक्त के हिसाब से चतुर्थी का व्रत आपको लाभ करेगा। देवगुरु बृहस्पति के बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो 25% का परिणाम कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन और जठराग्नि मजबूत हो, इस वजह से भोजन का सावधानी से इस्तेमाल। शनि 100% में से 50% परिणाम कर रहे हैं, जबकि राहु और केतु 100% आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे। बाय नेचर वो कभी कभी आपको कंफ्यूज करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।